Research proposal is an important document. Either you are applying for master degree or for PhD. स्ट्रक्चर में सबसे पहला आता है आपका टाइटल। इंट्रोडक्शन के नीचे होता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स या रिसर्च क्वेश्चंस। फील्ड के रेलेवेंट कोई भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, उसका देखें कि कौन से प्रोजेक्ट्स कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ PhD स्टूडेंट। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसकी वजह यह है कि आज मैं बात करूँगा रिसर्च प्रपोजल के हवाले से। As we all know that research proposal is an important document. Either you are applying for master degree or for PhD with fully funded scholarship or on self finance. So आज की वीडियो में मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा कि रिसर्च प्रपोजल बेसिकली होता क्या है। उसके बाद व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल, आपके रिसर्च प्रपोजल का स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। उसके बाद कौन से की एलिमेंट्स आपके रिसर्च प्रपोजल में होने चाहिए, और उसके बाद लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट के हाउ यू कैन फाइंड द रिसर्च कैप और मे बी द टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर फील्ड। सो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा, और मैं ये आपको अश्योर करता हूँ, मैं आपको चीज़ें इतने सादा अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपको रिसर्च का कुछ भी नहीं पता तो आप इजीली समझ सकते हैं कि आप किस तरीके से आप रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक रिसर्च प्रपोजल होता है जो आप जब आप अप्लाई करते हो किसी भी कंट्री में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए आपको बनाना होता है। और जो दूसरा रिसर्च प्रपोजल होता है वो होता है कि जब आपका एडमिशन हो जाए दुनिया की किसी भी कंट्री में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, सो वहाँ पर जाके थीसिस से पहले आपको एक रिसर्च प्रपोजल या साइनॉप्सिस जिसको कहते हैं वो बनाना होता है। इन दोनों में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस होता है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। वैसे तो बाज़ का जो है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, यूनिवर्सिटी का अपना एक फॉर्मेट होता है बाज़ का, लेकिन बाज़ का जो है वो कोई भी फॉर्मेट नहीं होता, स्पेशली जब आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद जो आप साइनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं उसमें तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्सिटी आपको एक फॉर्मेट देती है। लेकिन ये जो जिस रिसर्च प्रपोजल की मैं अभी बात कर रहा हूँ ये होता है कि आपने जब आप अप्लाई कर रहे हो दुनिया की किसी भी कंट्री में किसी भी स्कॉलरशिप के लिए या सेल्फ फाइनेंस पर, किसी भी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए या PhD के लिए, तो ये इस तरह का आपने रिसर्च प्रपोजल बनाना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कि रिसर्च प्रपोजल बेसिकली होता क्या है। रिसर्च प्रपोजल जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये रिसर्च है, उसका एक प्रपोजल है। प्रपोजल बेसिकली है कि आपने प्रपोज किया है उस प्रोफेसर को या एडमिशन कमेटी को कि मैं इस चीज़ पर, आपका अगर मेरा एडमिशन हो जाता है तो मैं इस स्पेसिफिक चीज़ पर मैं आकर काम करूंगा, मेरे ये रिसर्च क्वेश्चंस हैं, मेरी ये रिसर्च मेथडोलॉजी है, मेरा ये स्पेसिफिक टॉपिक है, इस चीज़ पर मैं आके काम करना चाहता हूँ। ये बेसिकली एक रिसर्च प्रपोजल होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो जिसके जो वर्ड्स हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स यूजुअली 2000 से लेकर 2500 वर्ड्स तक होते हैं। और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जो यूनिवर्सिटी है उस वो अपना एक फॉर्मेट देती है कि आपने उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपना जो रिसर्च प्रपोजल है वो आपने बनाना है। अब अगर बात करें रिसर्च प्रपोजल के स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहला आता है आपका टाइटल। टाइटल के लिए आप एक प्रॉपर टाइटल पेज बनाते हो, पहला पेज पूरा, उसके ऊपर आप अपना टाइटल लिखते हो, अपना नाम लिखते हो, उसके बाद जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो उस प्रोग्राम का नाम लिखते हो, उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम भी लिख सकते हो आप उसमें। और आपका जो टाइटल है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो जो आपने नीचे लिखा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, थोड़ा कंसाइज हो, बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ना हो, और आपने सादा अल्फाज में उसको लिखा हो ताकि जो पढ़ने वाला, जो प्रोफेसर है या फिर एडमिशन कमेटी में जो टीचर्स हैं उनको समझ आ रहा हो उसका। और ऐसा भी ना हो कि नीचे आपने कुछ और लिखा है और जो आपका टाइटल है वो डिफरेंट है, इस तरह बिल्कुल भी ना हो। और जब भी कोई भी प्रोफेसर या फिर एडमिशन कमेटी में जो टीचर्स हैं वो आपका जब रिसर्च प्रपोजल ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपका जो टाइटल है वो पढ़ेंगे, और टाइटल जो है वो आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि जो पढ़ने वाला है उसको समझ आ जाए कि ये बेसिकली जो प्रपोजल है ये किस बारे में है। टाइटल पेज के बाद आता है आपका इंट्रोडक्शन। कुछ स्टूडेंट्स ये रिकमेंड करते हैं, कुछ टीचर्स ये रिकमेंड करते हैं कि आपका अब्स्ट्रैक्ट भी आना चाहिए, लेकिन इसकी अब्स्ट्रैक्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, स्पेशली जब आप अप्लाई कर रहे हो किसी और कंट्री में मास्टर्स के लिए या PhD के लिए।
सो आप अब्स्ट्रैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास रिजल्ट्स तो होते नहीं हैं, तो इसलिए आपको अब्स्ट्रैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिखेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि आपका टाइटल पेज आ गया, उसके बाद आपके आ जाएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, उसमें आपने कवर करना है व्हाट एंड हाउ, और इसमें आपने अपना लिटरेचर रिव्यू कवर करना है। आपने जो आपका स्टडी गैप है, यानी कि जो नोवेलिटी है इस रिसर्च में, यानी कि फलां बंदे ने ये काम किया, फलां बंदे ने ये काम किया, मैं जो है इस चीज़ पर काम करूँगा। इस तरीके से आपने अपने इंट्रोडक्शन में जो आपका रिसर्च गैप है, जो आपका लिटरेचर रिव्यू है, ये चीज़ें आपने इसमें कवर करनी है। और इसमें आपने बताना है कि ये टॉपिक बेसिकली है क्या, और इसकी जो लेंथ है ये तकरीबन 200 टू 250 वर्ड्स तक होनी चाहिए आपके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन के नीचे होता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स या रिसर्च क्वेश्चंस। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह से करते हैं कि जो रिसर्च क्वेश्चंस या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मर्ज कर देते हैं इंट्रोडक्शन के साथ, लेकिन बेहतर ये है कि आप उसको सेपरेट लिखें। आप इंट्रोडक्शन के बाद आप हेडिंग दें रिसर्च क्वेश्चंस की या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की, तो उसके बाद आप उनको बुलेट्स पॉइंट में लिखें रिसर्च क्वेश्चंस को या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को। तो ये ज़्यादा बेहतर है, जो पढ़ने वाला प्रोफेसर है, टीचर है, वो उसको इजीली अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये इनके रिसर्च क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये आपके रिसर्च प्रपोजल का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इसलिए आप उसको बुलेट्स पॉइंट में लिखें। आप 2 लिख लें या 3 लिख लें या 4 लिख लें आपने जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं। वैसे 3 जो है, 2 से 3 एनफ है। ये हो गया आपके रिसर्च क्वेश्चंस। रिसर्च क्वेश्चंस या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बाद आपका आएगा रिसर्च मेथडोलॉजी। सबसे पहले आपका टाइटल पेज आ गया, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद आपके रिसर्च क्वेश्चंस या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, और उसके बाद आपका आएगा रिसर्च मेथडोलॉजी। और रिसर्च मेथडोलॉजी में आपने सबसे पहले लिखना है डाटा कलेक्शन। और डाटा कलेक्शन में आपने बताना है कि आपका डाटा इधर प्राइमरी डाटा है या फिर सेकेंडरी डाटा है, और आप डाटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने बेसिकली उसमें अपनी जो डाटा कलेक्शन है उसमें लिखनी होती हैं। और डाटा कलेक्शन के साथ आपने लिखनी होती है रिसर्च मेथडोलॉजी, जिसमें होता है आपकी जो मेथडोलॉजी है, जो भी आप स्टैटिस्टिकल या कोई भी अपनी फील्ड के हिसाब से, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो उसमें बेसिकली ज़्यादातर जो स्टडीज़ होती हैं उनमें ये होता है कि आपने कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड लगाना है। तो उसके बारे में आप बताते हो कि मैंने ये पहले इस स्टडी में लग चुका है। आप बेसिकली उसका रेफरेंस देते हो, साइटेशन देते हो कि इस स्टडी में ये पहले लग चुका है और मैं भी लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा वो भी आपने बताना है। अगर कोई मैथमेटिकल मॉडल है वो भी आप ऐड कर सकते हो। इस तरीके से आपने, यानी कि अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो रिसर्च मेथडोलॉजी में आपने बताना होता है हाउ। हाउ से मतलब ये है कि आपने किस तरीके से आप करोगे। सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस कर दिया टॉपिक को, आपने रिसर्च क्वेश्चंस बता दिए, उसके बाद आप ये बताओगे अपनी रिसर्च मेथडोलॉजी में कि मैं इसको कैसे अचीव करूंगा, मैं कैसे अपने जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं मेरे, उनका मैं आंसर किस तरीके से फाइंड आउट करूंगा। रिसर्च मेथडोलॉजी में आप बेसिकली ये बताते हो। सबसे पहले आपका टाइटल पेज, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपके रिसर्च क्वेश्चंस या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद चौथे नंबर पर आपकी जो रिसर्च मेथडोलॉजी है उसमें 2 चीज़ें आएंगी, आपका स्टैटिस्टिकल मॉडल और आपका डाटा कलेक्शन प्रोसीजर। ये चीज़ें उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं उसमें एक और चीज़, और वो ये है कि आप एक टाइम फ्रेम, यानी कि कितने टाइम में मेरी जो स्टडी है वो कंप्लीट होगी, यानी कि उसको बोलते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन बोलते हैं, उसमें ये होता है कि आप अगर 3 साल की डिग्री है, उसमें से आप देखें कि कितने साल की आपकी रिसर्च है, तो उसको आप डिवाइड कर दें उस हिसाब से कि ये आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा कि इसमें आपने जो डाटा कलेक्शन है वो कितने टाइम करनी है, आपने जो लिटरेचर है वो आपने कितने टाइम करना है, उसके बाद आपने राइट अप कितने टाइम में करना है। तो ये इस तरह का एक जनरल सा आप बना सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आएंगे आपके जो रेफरेंस हैं वो आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कुछ लोग ये भी ऐड करते हैं जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, लेकिन उनकी भी ज़रूरत नहीं है। वो जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो उस वक्त जब आप प्रपोजल देते हो तो उसमें लोग ऐड कर देते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, लेकिन अगर आप इसमें भी करना चाहें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये था सिंपल सा इसमें जो जो रिसर्च प्रपोजल है, इसको आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग बना सकते हो। रिसर्च का मैं आपको बता दूं कि जो रिसर्च होती है वो किसी प्रॉब्लम पे होती है। वो प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। आपने बेसिकली फाइंड आउट करनी है कि प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का फिर आपने क्वेश्चंस लिखने हैं, क्वेश्चन लिख के आपने उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। रिसर्च मेथडोलॉजी के थ्रू अब मैं बात करता हूं कि आप किस तरीके से अपना टॉपिक ढूंढ सकते हो या
अपना जो रिसर्च गैप है वो किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। उसके मैं आपको 2-3 तरीके बता देता हूँ और आप इजीली आप किसी भी फील्ड के हैं तो अपनी फील्ड के रेलेवेंट आप इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप रिसर्च गैप ढूंढ सकते हैं, आप अपने प्रपोजल का टॉपिक ढूंढ सकते हैं। उसमें सबसे पहला ये है कि आप अपनी फील्ड के रेलेवेंट रिसर्च पेपर पढ़ें। रिसर्च पेपर पढ़ें तो उससे क्या होगा कि आपको जो रिसर्च पेपर्स हैं उनमें डिफरेंट रिसर्च क्वेश्चंस लिखे होंगे या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लिखे होंगे और ये ज़्यादातर इंट्रोडक्शन के लास्ट में होते हैं। कोई भी पेपर पढ़ेंगे तो ज़्यादातर यही चांस होगा कि इंट्रोडक्शन के जो लास्ट वाला पैराग्राफ होगा ना उसमें उसके ऑब्जेक्टिव या रिसर्च क्वेश्चंस होंगे। तो जब आप 2 से 3 पेपर्स के रिसर्च क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि ये इस तरह क्वेश्चन है तो इस तरह क्यों नहीं है। सो आप इस तरीके से भी ढूंढ सकते हैं। उसके बाद एक और तरीका है कि आप जो है आपकी फील्ड के रेलेवेंट कोई भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, उसका देखें कि कौन से प्रोजेक्ट्स कर रही है। आप उधर से आपको आइडिया हो जाएगा कि दुनिया किस चीज़ के ऊपर काम कर रही है, वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आपका फील्ड है एग्रीकल्चर है तो आप FAO की वेबसाइट पे जाएं, वो एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वेबसाइट्स पे जो प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं आप उनको देखें कि वो लोग किस चीज़ पर काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर इकोनॉमिक्स के हैं तो वो वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे चले जाएं, उसके अलावा IMF की वेबसाइट पे चले जाएं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की वेबसाइट पे चले जाएं, तो उनको काफ़ी सारा आइडिया हो जाएगा कि किस चीज़ पर काम हो रहा है। ये दूसरा तरीका है कि आप अपनी जो रिसर्च गैप है या अपना टॉपिक जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और टॉपिक के हवाले से मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा नैरो भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं होना चाहिए। यानी कि एक जनरल टॉपिक भी ना हो और बहुत ज़्यादा नैरो भी ना हो। उसकी वजह यह है कि जब आप बिल्कुल नैरो टॉपिक बनाएंगे तो आप बहुत ही कम प्रोफेसर्स को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा वाइड बनाएंगे तो उससे आप ज़्यादा प्रोफेसर्स को टारगेट कर सकते हैं और अगर बिल्कुल जनरल बना देंगे तो जनरल जो है वो फिर किसी को भी टारगेट नहीं कर सकते आप। अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको मैं अपना जो रिसर्च प्रपोजल है वो मैं आपको दिखाता हूँ और आप देखिएगा कि मैंने किस तरीके से अपना रिसर्च प्रपोजल बनाया था जिसकी बेस पर मेरा फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर एडमिशन हुआ था। सो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। ये एक प्रपोज़ल है जिसका टाइटल आप देखें, सबसे पहले टाइटल पेज है, इसमें इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी एंड इट्स वाटर एनर्जी एंड फूड नेक्सेस। तो इस देखें ये जो टॉपिक है इसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, काफ़ी सारी फील्ड्स कवर हो रही हैं जिसमें इकोनॉमिक्स भी है, इन्वायरमेंट भी है, उसके अलावा एग्रीकल्चर का भी है, फूड नेक्सेस और रिन्यूएबल एनर्जी भी है, टेक्नोलॉजी भी है। सो ये देखिए किस तरह का टॉपिक है जिसमें काफ़ी सारी जो फील्ड्स हैं वो कवर हो रही हैं। ये बेसिकली मैंने बनाया था PhD इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद नाम है, नाम के बाद यूनिवर्सिटी का नाम है, प्रोग्राम का नेम है, उसके बाद इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन जो है वो उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, इसमें मैंने बताया था ये बेसिकली टॉपिक है किस बारे में। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखी थी, साथ साइटेशंस भी दी थी। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स से मैंने ऑब्जेक्टिव्स जो लिखे थे वो नंबरिंग उसमें लिखी थी, उसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। और ऑब्जेक्टिव्स के बाद जो मेरी हेडिंग थी वो देखें, वो है डाटा कलेक्शन एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। उसमें जो है वो पहला जो है वो है डाटा कलेक्शन, इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, थोड़ा थोड़ा कम एक्सप्लेन किया हुआ, इसको आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद एम्पिरिकल मॉडल है जिसमें तमाम जितने भी स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं वो मैंने लगाए हुए हैं इसमें कि मैं कौन कौन से मॉडल्स लगाऊंगा। और उसके बाद ये देखें ये टाइम फ्रेम है, टाइम टेबल है सारा, कि ये मैंने 3 साल का बनाया था और वैसे ये बनाना तब का चाहिए यानी कि जितनी टाइम की रिसर्च हो उतने टाइम का बनाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये 3 साल का बनाया हुआ है। और उसके बाद आप रेफ़रेंस ऐड करने हैं, रेफ़रेंस ऐड ये देखिए मैंने ये सारे रेफ़रेंस ऐड किए हुए हैं। तो ये सारा इस तरह का रिसर्च प्रपोज़ल आपका होना चाहिए। जी, तो ये थी आज की वीडियो और आपने इस तरीके से अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना है। अगर आप किसी भी कंट्री में आइदर यू आर अप्लाइंग फॉर फुली फंडेड स्कॉलरशिप और अप्लाइंग ऑन सेल्फ फाइनेंस, research proposal is one of the important document and it plays a significant role to get admitted. So आप लाजमी एक अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल बनाएं। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पढ़ें, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से वो लोग पेपर लिखते हैं, किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं इसके अलावा एक और वीडियो भी बनाऊंगा कि हाउ यू कैन रीड अ रिसर्च पेपर। क्योंकि रिसर्च पेपर जो है वो पूरा पढ़ना, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना वो
वो पॉसिबल नहीं है और लोग पढ़ते भी नहीं हैं, मैं भी नहीं पढ़ता पूरा पेपर। जो भी आपकी काम की चीज़ें हैं, जो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं आपकी रिसर्च में, उन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। और आपने किस तरीके से पढ़ना है इसके ऊपर मैं इससे अगली वीडियो या उसके बाद कुछ दिनों बाद मैं बनाऊंगा कि किस तरीके से आपने रिसर्च पेपर पढ़ना होता है, उसमें से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सो लास्ट में मैं दोबारा दोहरा दूं कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले आपका टाइटल पेज, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन के बाद आपकी जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स या रिसर्च क्वेश्चन, उसके बाद आपका जो रिसर्च मेथडोलॉजी है जिसमें आपका डाटा कलेक्शन प्रोसीजर है, और उसके साथ आपकी कोई अगर आप स्टैटिस्टिकल मॉडल या इकोनोमेट्रिक मॉडल आपको लगा रहे हैं, अगर कोई इकोनोमेट्रिक मॉडल लगा रहे हैं वो आएगा। उसके बाद आपका टाइमलाइन आएगा, टाइमलाइन से अगर आप बताएंगे कि ये इस टाइम से लेकर इस टाइम तक, उसके बाद लास्ट में आपके रेफरेंसेस आएंगे। जी, तो ये थी आज की वीडियो, और मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।